फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानतों पर। आज फिर एक नए टेस्ट के साथ आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ आज मैं यहाँ पर हूँ और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी बनी रहे, हमारी कोशिश लगातार यही रहती है। ठीक है, ज्ञान तो हमेशा आपके साथ लगा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखते हुए, ठीक है, हम लोग भी काफ़ी उत्साहवर्धक भी होते हैं, इसलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए, और आपका भी समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है आप फॉर्म भर ले, मात्र 4 दिन शेष रह गया है। ठीक है, 11/12 को लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ठीक है, जीके जीएस के टेस्ट सीरीज में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एसईजी यानी सेज का पूरा रूप क्या है। ठीक है, सेज का जो है वो पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ सेज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है? स्पेशल, ठीक है, इकोनॉमिक जोन। ठीक है, और ये जो आया था ये, ठीक है, ये जो आया था ये इसलिए आया था कि जब भी निर्यात संबंधी चीजें थी उसको बड़े पैमाने पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं उसमें प्रोग्रेस लाने के लिए, उस सेक्टर को विकसित करने के लिए कुछ क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में घोषित किया गया था, ताकि वहां पर एक्सपोर्ट संबंधी चीजें जो हैं वो काफी अच्छे तरीके से डेवलप कर सके। और ये जो सेज का कॉन्सेप्ट लाया गया था ये निर्यात के लिए ही लाया गया था। निर्यात का जो सिस्टम है वो काफी बेहतरीन तरीके से, ठीक है, विकसित कर सके। ठीक है, इसलिए कुछ क्षेत्रों को, ठीक है, जहां से निर्यात काफी ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पर सेज घोषित कर दिया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसको घोषित कर दिया गया। और ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, ये क्वेश्चन 69th बीपीएससी में भी आ चुका है, इसलिए यहाँ पर आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सार्क का पूरा रूप क्या है। ठीक है, मैंने इसके पहले आपको बताया हुआ है कि इसके पिछले सेशन में हम लोग क्या बोलते हैं सार्क को डिस्कस किए हुए थे, फिर से सार्क आया है। ठीक है, और इसमें फुल फॉर्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारा यही मतलब हमारा ये मोटो रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है कि एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग के सामने उसको तोड़ मरोड़ करके जितनी चीजें होती हैं वो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। ठीक है, और इसी के तहत यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने आपसे ये पूछा था कि सार्क के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य सार्क का नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सार्क का पूरा रूप क्या है। तो सार्क में एस का मतलब क्या होता है? ठीक है, SAARC जो होता है ये सार्क होता है। ये एस मतलब साउथ होता है, साउथ एशियन होता है, ये रीजनल होता है, और ये हमारा कॉपरेशन होता है। ठीक है, और ये मतलब ये एसोसिएशन होता है, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये आप इस प्रकार से याद कर लीजिए और आगे आप कभी भी इसका फुल फॉर्म नहीं भूलोगे। ठीक है, तो साउथ में एस मतलब साउथ, ए मतलब एशियन, दूसरा ए मतलब होगा एसोसिएशन, और आर मतलब रीजनल, और सी मतलब कॉर्पोरेशन। ठीक है, सार्क जो है ये इंडियन सब कंटिनेंट जो है, ठीक है, इंडियन यानी भारतीय और भारतीय के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, इन लोग देश के लिए ही ये संस्था को 1985 में, दिसंबर 1985 में इसको क्या बोलते हैं स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? तो पहला जो स्थापित किया गया था ये ढाका में इसको क्या बोलते हैं स्थापित किया गया था, पहला सम्मेलन वहीं पर हुआ था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये हमारा कहां पर है? काठमांडू में है। कहां पर है? काठमांडू में। ठीक है, तो काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और सार्क का पहला बैठक कहां पर हुआ था? ढाका में हुआ था, वहीं पर इसको क्या बोलते हैं इसका निर्माण हुआ था, इसको अपनाया गया था। ठीक है, सार्क में कौन कौन कंट्री है? तो वैसे कंट्री जो इंडिया से बॉर्डर बनाते हैं वही कंट्री जो है वो साउथ में। आप बोलोगे कौन कौन? तो इंडिया से ऊपर में बाउंड्री कौन बनाता है? नॉर्थ में नेपाल बनाता है, और क्या बोलते हैं भूटान बनाता है। दो कंट्री तो यहाँ पर हो गया कि नेपाल हो गया और ये हमारा भूटान हो गया। इधर कौन बनाता है? इधर पाकिस्तान बनाता है और अफगानिस्तान बनाता है। ठीक है,
तो ये भी क्या बोलते हैं, सार्क के मेंबर है। नीचे कौन बनाता है, नीचे श्रीलंका बनाता है, और कौन बनाता है, और हमारा मालदीव्स बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंट्री हो गया। तो ये टोटल 2 कंट्री यहाँ, 2 कंट्री यहाँ, 2 कंट्री यहाँ, और एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, और एक खुद इंडिया हो गया। टोटल 8 देश जो है ये सार्क में सम्मिलित है। मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि आप दोबारा भूलोगे भी नहीं कि कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य देश है। ठीक है, उधर साइड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ के साइड, उत्तर के साइड क्या बोलते हैं, भूटान और नेपाल। ठीक है, पूर्वी साइड बांग्लादेश, और दक्षिण साइड कौन है, श्रीलंका और मालदीव्स। टोटल 8 जो हैं देश हैं। 1985 दिसंबर में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ढाका में पहली बैठक हुई थी। काठमांडू हेडक्वार्टर है, और सार्क का फुल फॉर्म जो है वो आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल सॉरी बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल यहाँ पर ये आपका सारा पॉइंट था सार्क से संबंधित। नेक्स्ट हमारे पास है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। आप लोग मानचित्र देखते होंगे। ठीक है, मानचित्र को जब आप लोग पढ़ते हो तो मानचित्र 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉलिटिकल, ठीक है, एक होता है पॉलिटिकल, और एक होता है हमारा फिजिकल। क्या होता है, एक हमारा फिजिकल। ठीक है, फिजिकल में क्या है, जो फॉरेस्ट है, जो मैदानी एरिया है, जो पर्वत एरिया है, उसको अलग अलग तरीके से पेंट करके दिखाया जाता है। ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया होता है, जो मैदानी एरिया होता है, उसको हरे पीले कलर से रंग करके दिखाया जाता है। ठीक है, और जो पहाड़ी वगैरह जो एरिया होता है, पर्वत पठार जो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, किस रंग से दिखाया जाता है, वही यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अगर फिजिकल मैप अच्छे से देखोगे तो आप लोग देखोगे जो पर्वत और पठार होता है वो किस रंग से दिखाया जाता है, वो लाल रंग से दिखाया जाता है, लाल भूरे कलर से दिखाया जाता है पर्वत और पठार को। ठीक है, फिजिकल मैप में। और पॉलिटिकल मैप जो होता है वो सिंपल एक 2 डायमेंशनल पिक्चर होता है। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, रंग बिरंगे पार्ट करके, ठीक है, दिखाया जाता है कि ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉलिटिकल मैप सिंपल होता है, 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल मैप जो होता है उसके आकृति के हिसाब से, उसका बनावट के हिसाब से इसमें डिफरेंट कलर यूज किए जाते हैं, रंग यूज किए जाते हैं। और पर्वत और पहाड़ की बात की जाए तो फिजिकल मैप में पर्वत और पहाड़ को लाल और भूरे कलर से दिखाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन जो लाल कलर है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने इसको काफी से डिस्कस भी किया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है रिवीजन के तौर पर आपके पास लाया गया है। तो सिल्क जो है यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये हमारा चाइना है। ठीक है, और भारत जो है ये सिल्क का, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंट्री है। ठीक है, इंडिया जो है ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंट्री कौन है, उत्पादक देश कौन सा है, सेकंड में भारत है। लेकिन पहले की बात की जाए तो ये हमारा चाइना पर जाएगा। तो चाइना जो है वो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है वो तो है ही। फिलहाल आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं जिसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना भी है कि जो भारत में कौन सा राज्य जो है वो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, आपको ये मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कारगिल यानी अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो कारगिल का जब युद्ध हो रहा था 1999 में, ठीक है, 1999 में जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, ठीक है, और कारगिल के युद्ध में भारत की सेना ने, ठीक है, पाकिस्तान की सेना को मिट्टी में मिला दिया था। ठीक है, तो मतलब कहा जा रहा है कि उस टाइम क्या बोलते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कारगिल का जब युद्ध था कारगिल का जब युद्ध हो रहा था तो उस टाइम क्या बोलते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो और कोई नहीं परवेज मुशर्रफ थे। ठीक है, परवेज मुशर्रफ जो थे वो उस टाइम क्या बोलते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, बी फॉर बॉम्बे, यहाँ पर सही हो जाएगा। कारगिल का जो युद्ध हुआ है 1999 में हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जंप बॉल। ठीक है,
हर बार क्या कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है कि किस गेम में कौन सा शब्द जो है वो किस स्पोर्ट्स किस खेल से संबंधित है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया है, ठीक है, जिसमें डायमंड हो गया, ठीक है, और अभी आपको देखने के लिए मिलेगा भी बहुत सारे क्वेश्चन। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जंप बॉल जो शब्द है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या ये बेसबॉल से संबंधित है, या बास्केटबॉल से संबंधित है, या फिर नेट बॉल से संबंधित है, या फिर सॉफ्ट बॉल से संबंधित है? तो ये बीएसएससी 10+2 का एक पैटर्न है जिसमें आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि किस खेल में कौन सा शब्द यूज होता है, और वो शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है जंप बॉल। जंप बॉल जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? वो बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, बास्केटबॉल से जंप बॉल शब्द जो है ये संबंधित है। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। जो लोग खेलते हैं वो लोग तो जानते होंगे। फिलहाल हम लोग हर गेम तो नहीं खेलते हैं, मेनली हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो फिलहाल आपको यहाँ पर याद करना है कि जंप बॉल जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सोरा। ठीक है, यानी बारूद। ठीक है, जिससे बारूद बनता है। तो सोरा जो है बारूद बनाने के काम में आता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि जब पुर्तगीज यहाँ पर आई थी, ठीक है, पुर्तगीज और डच जो है जब यहाँ पर क्या बोलते हैं शुरू में बिहार जब आए थे, तो बिहार के जो जिले हैं जैसे सारण, वैशाली, ठीक है, ये सब जो जिले हैं, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये सब जिलों से, ठीक है, अधिक मात्रा में सोरा का, ठीक है, सोरा का व्यापार जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो कंपनियां होती थी पुर्तगीज की, डच की, वो लोग यहाँ से बिहार से सोरा का व्यापार करके, ठीक है, सोरा को खरीद के बाहर भेजती थी। ठीक है, तो सोरा बिहार जो है वो सोरा के व्यापार में काफी मतलब नामचीन था उस टाइम। ठीक है, सोरा और अफीम के नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सोरा का रासायनिक नाम क्या है? क्या ये पोटेशियम क्लोराइड है, या ये पोटेशियम नाइट्रेट है, या फिर पोटेशियम सल्फेट है, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट है? तो सोरा जो है जिसका यूज बारूद बनाने में यूज होता है, सोरा जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। किससे बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट से सोरा बनता है। ठीक है, इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या पूछा था कि जो डायनामाइट जो होता है ना, इसकी खोज किसने की थी? डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो नोबेल साहब हैं, ठीक है, और नोबेल साहब, ठीक है, उन्होंने क्या बोलते डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है, और क्या बोलते हैं उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सोरा का केमिकल नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। और कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। ठीक है, यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या? वस्तु। ठीक है, तो वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी को हम लोग यहाँ पर यू से दिखाते हैं। कितनी दूरी है? ठीक है, वस्तु की दूरी जो है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपसे प्रतिबिंब की दूरी यानी भी आपसे पूछा जा रहा है। भी प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से दिखाते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये जो फोकल लेंथ है जिसको हम लोग एफ से दिखाते हैं वो कितना है? 15 है। ठीक है, अगर आपके पास अवतल लेंस है और अवतल लेंस जो होता है वो इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का अवतल लेंस होता है, और ये आपका क्या बोलते हैं, ये बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये फोकस है। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है? ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? यहां पर रखा है। आपने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? ठीक है, उसकी दूरी कितनी होगी? तो हम लोग को ये फॉर्मूला पता है कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये सूत्र हम लोग को पता है, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर साइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये हमारे पास अगर ये रेफरेंस लाइन है तो इसके पीछे का जो वैल्यू होगा वो माइनस में आएगा, और इसके आगे का जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये जो रेफरेंस लाइन है इसके आगे का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, और इसके पीछे का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो कि वस्तु का जो दूरी है वो इस साइड है या उस साइड है। तो अवतल लेंस में जो वस्तु की दूरी होती है, या फिर वो कोई भी लेंस हो, वस्तु की दूरी बाएं साइड होती है, तो हम लोग उसको नेगेटिव में ले लेंगे। किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। और अवतल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बाएं साइड होता है, इसलिए हम लोग इसको भी किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन का सारा खेल है। ठीक है, फॉर्मूला तो सभी को याद होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/f हो गया इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपका
ये आपका 15 है, ठीक है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है, तो हम लोग ने 15 सेंटीमीटर रख दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है, और इक्वल टू 1/v माइनस, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास u कितना है, u हमारे पास कितना है 30 है, कितना है 30 है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो उसका भी का जो वैल्यू निकलेगा आपके सामने कितना निकलेगा, वो निकलेगा -10 सेंटीमीटर, कितना निकलेगा, वो -10 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तो हम लोग इसको अच्छे से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है, ठीक है। तो ये साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसके पिछले अगर आपने वीडियो देखा है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई लैंप है सॉरी, अगर कोई लैंप है, ठीक है, ये लैंप है हमारे पास, ठीक है, और इस लैंप में बत्ती लगी हुई है और यहाँ से क्या बोलते हैं बत्ती जल रही है, तो इस बत्ती में जो केरोसिन ऑयल है, ये तेल जो है ऊपर कैसे चढ़ता है, ये क्वेश्चन था। तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि कैपिलरी एक्शन यानी कोस्की क्रिया के द्वारा तेल जो है ऊपर चढ़ता है। अब क्या है, अब ये पूछा जा रहा है कि वर्षा की जो बूंदे हैं, ठीक है, ये वर्षा की बूंदे हैं, ठीक है, ये वर्षा की बूंदे हैं, ठीक है, जो हमें बादल की तरफ से नीचे से ऊपर से नीचे गिर रही है वर्षा की बूंदे, ये गोल क्यों है, ये गोल क्यों है, तो ये गोल क्यों होती है, इसका कारण क्या है, जल की सहनता या फिर निरंतर वाष्पन या फिर जल का पृष्ठ तनाव या फिर वायु घर्षण, ठीक है। तो वर्षा की जो बूंदे होती है वो गोल होती है, और गोल होने का कारण ये होता है जल का पृष्ठ तनाव, ठीक है। आपने पृष्ठ तनाव टॉपिक पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं संक्षेप में बस एक लाइन में ये बता देता हूं कि पृष्ठ तनाव में होता क्या है कि जो सरफेस का जो सरफेस जो एरिया होता है, यानी अगर ये क्या बोलते हैं वर्षा की बूंद है, ठीक है, तो इसका जो सरफेस होगा, वो सरफेस का जो मतलब जो सरफेस होता है वो अपने आप में चाहता है कि हम कम से कम क्षेत्रफल घेरे, हम कम से कम क्षेत्रफल घेरे। तो कम से कम क्षेत्रफल घेरने के कारण क्या होता है कि उस वस्तु के सरफेस में तनाव काफी ज्यादा आ जाता है, और उस तनाव के कारण क्या होता है कि पूरी तरह से हमें गोल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और उसी कारण से क्या बोलते हैं जो वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल होती है। तो जल का जो पृष्ठ होता है ना, उसमें काफी तनाव होता है, क्योंकि वो लोग कम से कम क्षेत्रफल में आना चाहता है, कम से कम क्षेत्रफल ऑक्युपाई करना चाहता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं, और जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर कोई वस्तु है और यहाँ भी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और फिर इसको क्या बोलते हैं 2v स्पीड से अगर चलाया जाए, यानी इसका जो वेग है वो v के बजाय 2 गुना 2v कर दिया जाए, तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा उसका गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv², ये क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेग जो है वो 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, यानी हमारे पास हाफ का हाफ, m का m, अब भी जो है हम लोग 2 भी कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग इसको 2 गुना कर देंगे। तो 2 भी का 2 भी हो गया, यानी 2 गुना हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। इसे आप लोग सोल्व करोगे तो हाफ mv² और ये 2 × 2 4, आगे 4 आ जाएगा। और इस प्रकार आपको अगर आप लोग कंपेयर करके देखोगे इसमें और इसमें, तो आप लोग ये पाओगे कि ये जो है, ठीक है, ये इसका 4 टाइम्स है, ये इसका 4 टाइम्स है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये देखें कि अगर वेग 2 गुना कर देंगे तो जो गतिज ऊर्जा होगा, वो नया गतिज ऊर्जा जो हम लोग को मिलेगा वो पुराने के कंपेयर में 4 गुना ज्यादा होगा। तो जहां पर 4 गुना ज्यादा है वहां पर टिक लगा के फटाफट आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है शराब की अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। यानी लगातार अगर हम शराब पी रहे हैं तो शराब पीने से क्या होगा, शराब पीने से सबसे अधिक जो है क्षति वो हमारे शरीर के किस भाग को होगा, क्या वो लीवर को होगा, क्या वो लंग्स को होगा, क्या वो हृदय को होगा, क्या वो किडनी को होगा, ठीक है। तो अत्यधिक शराब पीने से सबसे अधिक प्रभावित जो होता है वो अंग, वो हमारा लीवर होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यकृत, ठीक है। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। तो शराब पीने से सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो कौन होता है, यकृत होता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हमारे पास है सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी क्या बोलते हैं हम लोग जो खनिज निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, ठीक है, हम लोग जो मिनरल्स निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, खनिज वगैरह से निकालते हैं। खनिज वगैरह कहाँ फंसा रहता है, तो सेल वगैरह में फंसा रहता है, ठीक है। तो सेल तथा खनिज में जो भी सर्वाधिक मात्रा में निकलता है वो क्या होता है, वो कौन सा तत्व से बना होता है, ठीक है। क्या वो सिलिकॉन हम लोग को ज्यादा मिलता है, क्या वो कार्बन ज्यादा मिलता है, या फिर हाइड्रोजन मिलता है, या फिर सोना मिलता है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग कोई भी खनिज या फिर क्या बोलते हैं सेल वगैरह से जब भी कुछ हम लोग कुछ निकालते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो क्या बोलते हैं नेचुरल गैस हो, उसमें सबसे अधिक मात्रा जिस तत्व की होती है वो और कोई नहीं कार्बन होता है, वो और कोई नहीं वो कार्बन होता है। इसलिए अगर हमारे पास पूछा जा रहा है कि वो सबसे अधिक तत्व कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, वो हमारे पास कार्बन होगा, ठीक है। और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। इसकी संयुक्तता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर था कार्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है भारत का शहर जिसे हाल ही में एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राज्य के रूप में शामिल किया गया है, यानी एससीओ की बैठक हुई थी, ठीक है, और उस बैठक में क्या बोलते हैं ऐसा शहर को चुना गया जो पर्यटन और सांस्कृतिक के तौर पर उसको चुना गया है। ऐसा कौन सा शहर है ये पूछा जा रहा है, और वो शहर इंडिया का है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, वाराणसी, मुंबई, गया, जयपुर। तो वो जो शहर है जिसे एससीओ के पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में चुना गया है वो है वाराणसी। वो कौन सा है, वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी को चुना गया है एससीओ के पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अमरावती शैली। आज थोड़ा सा तबीयत थोड़ा डाउन है, फिर भी आप लोग के सामने हम प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है वो नहीं रुकना चाहिए। आप लोग के साथ हम लोग भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। फिलहाल क्या है, अमरावती शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन सी शैली की बात की जा रही है, अमरावती शैली की बात की जा रही है, ठीक है। अमरावती शैली की बात की जा रही है। इसे सातवाहन राजाओं के द्वारा, ठीक है, इसे सातवाहन राजाओं के द्वारा, ठीक है, इसका संरक्षण प्राप्त था, यानी सातवाहन राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। क्या ये सही है, देखते हैं। इस शैली का विकास स्वदेशी रूप से किया गया था, ठीक है। तो सातवाहन राजाओं का संरक्षण प्राप्त था अमरावती शैली को, ये बात तो सही है, ठीक है। और ये शैली, इस शैली का जो विकास था ये स्वदेशी तरीके से हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है अपनी जगह सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रगान जो है, ठीक है, यानी जन गण मन, ये पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रगान जो है ये पहली बार 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान गाया गया था, ठीक है। और क्या बोलते हैं पहला जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था, ठीक है, वो 1800 कब हुआ था, 1885 में हुआ था, ठीक है। और पहली बार जो राष्ट्रगान जो गाया गया था वो कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो किसे माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो बोरलॉग थे ये मतलब विश्व में थे, ठीक है। भारत की बात की जा रही है तो एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट हमारे पास है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है, मेन की बात की जाती है, ठीक है। तो वो जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन हमारे पास है हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई। राष्ट्रीय स्मार्ट, ठीक है, नेशनल स्मार्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है श्री HR भारद्वाज राज्यपाल थे, किस राज्य के थे, ठीक है। तो 2019 के आसपास ये राज्यपाल रहे हैं HR भारद्वाज। तो ये जो थे कर्नाटक राज्य के, ठीक है, 2009 से 2014 के बीच के 2009 से 2014 के बीच में ये राज्यपाल रह चुके हैं। किस राज्य के, कर्नाटक राज्य के ये राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। फिलहाल आपको यह बताना है कि वर्तमान समय में, ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है। वर्तमान समय में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन में ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु
हॉलीवुड से जुड़ गया, यानी टेनिस खिलाड़ी से जुड़, पहले टेनिस खिलाड़ी थे, भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है, अब क्या है वो हॉलीवुड से, हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री से वो जुड़ गए हैं और फिल्म में काम करने लगे हैं। तो वो कौन है? क्या लिएंडर पेस है, क्या एन नाइट श्यामलन है, या विजय अमृतराज है, या फिर अशोक अमृतराज है? तो ऐसे भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो क्या बोलते हैं हॉलीवुड से अब जुड़ गए हैं, वो है अशोक अमृतराज। कौन है? अशोक अमृतराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, लव जो है ये जो है वो किस खेल से संबंधित है? इसके पहले इसी सेशन में हम लोगों ने देखा है कि जंप बॉल जो था वो किस खेल से संबंधित था। तो जंप बॉल जो था वो किस खेल से था? बास्केटबॉल से संबंधित था। जंप बॉल जो था वो बास्केटबॉल से संबंधित था। ठीक है, ये जो है, ठीक है, लव, ठीक है, ये लव जो है वो लव नहीं है, ये सिंपल लव है। ठीक है, ये जो एक स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये जो लव है ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लव शब्द है ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, वृंदावन गार्डन जो है ये कहां पर स्थित है? वृंदावन गार्डन जो है ये आपके पास कहां पर स्थित है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दो, क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम आप लोग खुद से आंसर दीजिए, ये मेरा मतलब मानना है। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? ये थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट हमारे पास है, उस राज्य का नाम बताए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना तो हम बिहारी लोग को थोड़ा सा प्राउड फील होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिहार राज्य जो है ना टोटल 6 रेल मंत्री अपने यहाँ से दिया है। ठीक है, जगजीवन राम हो गया, ठीक है, एक पाठक साहब हैं, ठीक है, और एक क्या बोलते हैं ललित नारायण करके हैं। ठीक है, फिर भी लालू प्रसाद हैं ही, फिर नीतीश कुमार हैं ही, सुभाष नाम के एक व्यक्ति हैं वो भी रह चुके हैं। टोटल 6 यहाँ से रेल मंत्री जो है बिहार से बन चुके हैं, केंद्रीय रेलवे मंत्री। ठीक है, इसलिए बिहार जो है इस मामले में टॉप है। बिहार जो है इस मामले में टॉप है। अब बिहार ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? यानी एक ऐसे देश का नाम बताइए जो काफी मतलब अभी के फिलहाल मतलब कुछ सालों पहले ही उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और किसी दूसरे देश से काट कर उसको बनाया गया है। आपको हिंट देना चाहूंगा कि ये देश और कहीं नहीं, ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। ठीक है, और एक देश से काट कर इस देश को बनाया गया है, इसलिए ये बोला जा रहा है कि दुनिया का नवीनतम देश जो है वो कौन है। ठीक है, क्या वो दक्षिणी सूडान है, क्या वो बेलारूस है, क्या वो अजरबैजान है, या फिर हमारे पास बहरीन है? ठीक है, तो ये अजरबैजान जो है ये किस सागर से बाउंड्री बनाता है? आपको पता होगा कि अजरबैजान जो है ये कैस्पियन सागर से बाउंड्री बनाता है। ठीक है, और बहरीन तो आप लोग पता होगा कि ये क्या बोलते हैं अरब देश का एक कंट्री है। ठीक है, बेलारूस कहाँ पर है? तो बेलारूस जो है वो यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर नवीनतम देश की बात की जा रही है, तो नवीनतम देश जो है ये दक्षिणी सूडान है। ये क्या है? दक्षिणी सूडान है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? जूबा। क्या है? जूबा। जूबा इज द कैपिटल ऑफ दक्षिण सूडान। जूबा जो है वो दक्षिण सूडान का राजधानी है। ठीक है, तो ये हमारा नवीनतम देश है, अफ्रीका में पड़ता है। ये अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यानी उत्तर पूर्वी भाग में ये देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? ठीक है, तो जैसे ये शब्द आता है ना तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम बिहारी के अलावा कौन होगा, क्योंकि हम लोग जो है, ठीक है, बहुत ही कम पढ़े लिखे। 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग काफी कम पढ़े लिखे माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मतलब ये स्थिति ये है कि इसको क्या ही बोला जाए कि सबसे ज्यादा अधिकारी भी बिहार ही पैदा करता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मतलब जो जॉब होता है वो बिहारी ही एक्वायर करते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग काफी कम साक्षर हैं 2011 की जनगणना से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो पूछा जा रहा है तब सिंपल है, बिहार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये भरोसा है कि अब जो जनसंख्या गणना आएगा 2021 का, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग 1-2 स्टेट के ऊपर आ जाएंगे, ऐसा मानना है। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो। ठीक है, तो जब भी मतलब ऐसा बात की जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो मतलब इंजीनियरिंग कर चुके हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद ये लोग क्या बोलते हैं राजनीतिक में आए हैं, और राजनीतिक आने के बाद ये लोग राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड, गुजरात। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर बिहार हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं बिहार से बिलोंग करते हैं। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का नाम बताइए जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं किसी राज्य के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, और बिहार जो है, बिहार स्थापना दिवस हम लोग कब बनाते हैं, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार स्थापना दिवस बनाते हैं। बिहार जो है प्रथम बार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो ये हमारा 1912 में। ठीक है, 1912 में 1 अप्रैल 1912 में ये क्या बोलते हैं बंगाल से अलग हुआ था उड़ीसा के साथ। उड़ीसा कब बिहार से अलग हुआ, तो उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ, तो उड़ीसा जो है 1 अप्रैल, ठीक है, 1936 में ये उड़ीसा से अलग हुआ। ठीक है, अब बचा कौन, तो बिहार और झारखंड बचा। तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, ठीक है, तो 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर, ठीक है, 2000 को। ठीक है, झारखंड जो है, ठीक है, झारखंड जो है ये हमारा बिहार से अलग हो गया। और अब जो वर्तमान बिहार है, ठीक है, ये कब से अस्तित्व में है, 15 नवंबर 2000 से अस्तित्व में है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, तो ये काफी मतलब हम लोग के लिए प्राउड वाला क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ये बिहार से आते थे। कहां से आते थे, बिहार से आते थे। ठीक है, तो बिहार से आते थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, चलिए आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। तो वो कौन सा आयोग है जो संविधान की किसी धारा के अंतर्गत सर्वप्रथम आया था। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या है, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आयोग है जो सबसे पहले संविधान की किसी धारा के अंतर्गत आया हो। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324, ठीक है, अनुच्छेद 324 में क्या आता है, चुनाव आयोग आता है। क्या आता है, चुनाव आयोग आता है। और चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो अनुच्छेद 324 में क्या बोलते हैं, ये चुनाव आयोग है। और ये सबसे पहला एक आयोग है सर्वप्रथम जो भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत सर्वप्रथम शामिल किया गया था। ठीक है, बाद के जितने भी आयोग आप लोगों को दिख रहे हैं ऑप्शन में, ये चुनाव आयोग के बाद आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये वही सुल्तान है जो सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण प्रणाली को क्या बोलते हैं चालू किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं खिलजी वंश के सुल्तान है। तो कौन है, ये है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जितनी जमीन क्या बोलते हैं जो सरकारी तौर पर थी, सॉरी जितनी जमीन क्या बोलते हैं जो अमीरों को, ब्राह्मणों को दान में दी गई थी, ठीक है, उसको वापस ले लिया कि भाई साहब लाओ, तुमको हमको दान देने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी जमीन दो हमको। तो ये अमीरों से और ब्राह्मणों से जो भी जमीन दान दी गई थी उनको, ठीक है, उनके गिफ्ट के तौर पर, उनसे सारा जमीन जो है ये ले लिए। ठीक है, और लेकर वो जमीन क्या हुआ, वो सरकारी जमीन बन गया। ठीक है, तो एक बड़ा पैमाने पर क्या बोलते हैं मतलब खालसा भूमि उत्पन्न हो गई अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में सरकारी भूमि के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस सल्तनत काल में, किस सुल्तान के काल में ऐसा हुआ था, सबसे अधिक खालसा भूमि क्या बोलते हैं पैदा हुई थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किस विभाग के मंत्री थे। तो सभी को पता है कि 1946 में एक अंतरिम सरकार बनी थी। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, ये हमारे सबसे हेड थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के तौर पर थे। ठीक है, 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था उसमें खाद्य एवं कृषि विभाग जो था, ठीक है,
खाद्य और कृषि विभाग जो था वो किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद के पास था। और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध जो था वो किसके पास था? वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है, और हेड में उस टाइम भी कौन थे? उस टाइम गवर्नर जनरल ही, वायसराय जो थे वो उस टाइम हेड थे। ठीक है, तो मतलब विदेशी और राष्ट्रमंडल संबंध जो जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया, और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। ये अंतरिम सरकार थी। ठीक है, लेकिन जब हमारा संविधान बन गया और फिर जो हमारी सरकार जो बनी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 के बाद से, ठीक है, तो उस टाइम ये सब चीजें नहीं थी। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और खाद्य एवं कृषि उस टाइम भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और अंतरिम सरकार में, ठीक है, प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, उस टाइम भी वायसराय का ही, क्या बोलते हैं, सबसे हेड जो थे वो वायसराय थे, सबसे बड़े लीडर जो थे वो वायसराय ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा? तो क्या करने के लिए? कार्बन कर लगाने के लिए, यानी कार्बन टैक्स लगाने के लिए। कार्बन टैक्स लगाने के लिए अपने पब्लिक पर ही कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है विश्व का? क्या वो ऑस्ट्रेलिया है? क्या वो जापान है? क्या वो जर्मनी है? क्या वो न्यूजीलैंड है? ठीक है, तो वो और कोई नहीं, न्यूजीलैंड देश है जिसने, क्या बोलते हैं, अपने ही लोगों पर कार्बन टैक्स लगा दिया है, ताकि जो लोग जितना कार्बन प्रोड्यूस करेगा उस पर उतना टैक्स लगा दिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं, क्या बोलते हैं, पर्यावरण संबंधी चीजें जो हैं, ठीक है, उसको सुधारने का एक अच्छा सा कदम न्यूजीलैंड देश ने उठाया है। ठीक है, और ये विश्व का पहला देश बन गया है जो अपने ही लोगों पर कार्बन कर लगा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ जो है एक उपन्यास है, इसे किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी वही है जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है। ठीक है, और जो हमारा, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके अलावा एक उपन्यास भी लिखे हैं जिनका नाम क्या है? आनंद मठ नाम है। ठीक है, और ये आनंद मठ में इन्होंने एक विद्रोह के बारे में काफी अच्छे से लिखा है, उसको सपोर्ट भी किया है कहीं ना कहीं। तो वो कौन सा विद्रोह है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो वो जो, क्या वो भील विद्रोह है, या फिर रंगपुर, या फिर दीनापुर विद्रोह है, या फिर विष्णुपुर, या फिर बीरभूम विद्रोह है, या फिर वो सन्यासी विद्रोह है? तो ये जो विद्रोह है जिसका, क्या बोलते हैं, आनंद मठ में जिक्र किया है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वो क्या है? सन्यासी विद्रोह है। ठीक है, और सन्यासी विद्रोह का जो कार्यकाल था वो 1763 से लेकर, ठीक है, 1800 तक जो था वो सन्यासी विद्रोह का कार्यकाल था। ठीक है, और बीच में रुक रुक के ये 1800 तक ये विद्रोह चला है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो कहां पर मिला है? आनंद मठ में मिला है। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा ऑप्शन देके समझ में आ ही रहा होगा, ये ना गांधी परिवार ने तो नहीं किया है। ठीक है, गांधी परिवार ने तो नहीं किया है, क्योंकि गांधी परिवार जो थी वो हमेशा आधुनिक भारत का जो सोच था वो उनमें बसा हुआ था, और वो लोग कहीं ना कहीं, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न, पाश्चात्य शैली के अनुरूप अपने भारत देश का विकास करना चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू का यही सोच था। तो ये लोग जो होंगे, ये लोग तो नहीं थे। ठीक है, लेकिन, क्या बोलते हैं, नियोजित विकास का जो सोच था, ठीक है, इन लोग का तो था, लेकिन विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने नियोजित विकास का विरोध किया था। ये काफी, मतलब बल जो थे, ये ग्राम विकास पर, ग्राम स्वराज पर इनका बल होता था। किनका? ठीक है, महात्मा गांधी का। इनका जो बल होता था, ये ज्यादा फोकस जो करते थे वो ग्राम स्वराज पर करते थे। ठीक है, ग्राम के विकास पर करते थे। इनका मानना था कि नियोजित विकास जो है वो हमारे लिए नहीं है। ठीक है, राज्य में किसी की सरकार नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा भला हो सकता है क्या? ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिलहाल महात्मा गांधी जो है ये इन्होंने नियोजित विकास का विरोध किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, नौखंडा महल कहाँ स्थित है? तो नौखंडा महल जो है, ठीक है, ये जो एक अच्छा सा, मतलब पैलेस है। ठीक है, नौखंडा महल, तो ये कहाँ पर है? ये हमारा महाराष्ट्र का औरंगाबाद में है। ठीक है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद में, क्या बोलते हैं, ये हमारा महल है। ठीक है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद में। ठीक है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद में ये महल है। नौखंडा महल जो पड़ता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, एक महल है। ठीक है, वहीं पर ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, यानी वैदिक काल में सूरा का प्रयोग होता था। सूरा
सूरा मतलब क्या बोलते हैं, एक मतलब एक मैटेरियल होता था, ठीक है। और सूरा का प्रयोग जो है वैदिक काल में किस यज्ञ में करते थे? क्या वो राजयज्ञ थे, पुत्र पुत्र प्राप्ति वाला यज्ञ था, या फिर अश्वमेघ यज्ञ था, या फिर सोत्रामणि यज्ञ था? तो सूरा का प्रयोग जो है, ठीक है, हम लोग सोत्रामणि यज्ञ में इसका किया जाता था, ठीक है, सूरा का प्रयोग। और वैदिक काल में एक यज्ञ था सोत्रामणि, जिसमें हम लोग सूरा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नानाघाट के शिलालेख पर किस सातवाहन राजा का विजय गाथा का विवरण मिलता है? तो नानाघाट का जो शिलालेख है ना, नानाघाट का शिलालेख, ये सातवाहन वंश से संबंधित है, ठीक है। नानाघाट का शिलालेख, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये कहाँ पर मिला है? ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में मिला है। कहाँ मिला है? ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में, यानी वेस्टर्न घाट के एरिया के पास, ठीक है, ये मिला है, ठीक है। नानाघाट इंस्क्रिप्शन, नानाघाट शिलालेख, ठीक है। तो ये जो शिलालेख है ये सातवाहन वंश से संबंधित है, ठीक है। और इस शिलालेख में किस राजा के बारे में बात की जाती है? तो ये बात की जाती है सतकर्णी की, ठीक है। किसकी बात की जाती है? सतकर्णी की बात की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये सातवाहन वंश ही था जो क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों को और मंदिरों को जमीन दान देने की प्रथा स्टार्ट की थी। ये सातवाहन वंश ही था जिसने क्या बोलते हैं, शीशे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था सतकर्णी, जो नानाघाट के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। और नानाघाट का शिलालेख जो है ये हमारा सातवाहन वंश से संबंधित है, पुणे में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।